नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। क्योंकि बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं, जो युक्तियाँ हैं, वो सब अर्धचालक पे ही टिकी होती हैं। मतलब कि सब का निर्माण अर्धचालक से ही होता है। अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में चालक का प्रयोग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अर्धचालक का होता है। अर्धचालक वैसे देखा जाए, आप कहोगे सर अर्धचालक में धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, तो फिर अर्धचालक का प्रयोग क्यों किया? जबकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल क्षेत्र पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स से कब्जा कर रखा है और सारे में क्योंकि बहुत आसानी से काम हो जाता है, फिर भी अर्धचालक का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसलिए अर्धचालक का इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करने का कारण क्या है, एक तो बात ही आती है। फिर अर्धचालक को इलेक्ट्रॉनिक में कैसे प्रयोग करेंगे कि जिसमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए और अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट बन जाए। इसलिए अर्धचालक में से आसानी से धारा प्रवाहित करने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे। और यदि अर्धचालक, उसमें गुण भी अर्धचालक के रहेंगे और वो चालक की भांति कार्य करेगा। इसीलिए तो अर्धचालक के गुण होने के कारण वो अर्धचालक के गुण रहेंगे और चालक की भांति कार्य करेगा। इसीलिए तो अर्धचालक का इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? अर्धचालक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अर्धचालक क्या होता है, उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, उसकी विशेषताएं क्या होते हैं, अर्धचालक परमाणु की संरचना कैसी होती है और किस प्रकार से वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और किस प्रकार से उसका बैंड टूटता है और किस प्रकार से वह कार्य करता है, इन सब का आज बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं अर्धचालक का। अर्धचालक को वैसे सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। सेमीकंडक्टर, आप इसके बारे में देखोगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। इससे पहले देखो, दो चीजें बताऊं आपको। आप लोगों ने देखा कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, जिसका अध्ययन अपन इलेक्ट्रिकल जो सिलेबस चला रखा है बराबर में, उस सिलेबस में अपने अर्धचालक का छोड़कर बाकी चालक का और कुचालक का अच्छे तरह से बारीकी से अध्ययन कर ले, सारी विशेषताएं देख ली। आज देखेंगे अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होता है? देखो, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्थात जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है आसानी से वह चालक होते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती तो है लेकिन आसानी से नहीं होती है, कुछ आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है अर्धचालक कहते हैं। मतलब कि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी आसानी से, इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। एक तो ये देखो, तो फिर ये न तो अच्छे अर्धचालक होंगे और न ही अच्छे कुचालक होंगे। तो क्या कह सकते हैं, ये जो कौन सा अर्धचालक चालक व कुचालक दोनों के गुण रखता है। दोनों के गुण अर्धचालक में चालक व कुचालक दोनों के गुण होते हैं, दोनों के गुण रहेंगे इसके अंदर। फिर तीसरी आपको विशेषता होता है, फिर इसकी मैं संरचना बताऊंगा आपको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे आप लोग आगे से कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, हमें समझ में नहीं आता है और किस कारण से उसको मतलब कि अपना एक क्या कमी रह जाती है जिसमें याद नहीं कर पाते और अपने समझ में नहीं पाता। तो यही वो टॉपिक आता है। अर्धचालक को आप बारीकी से समझोगे तो आपको सारी बातें उसको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से ये कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें चालक व कुचालक दोनों के गुण होते हैं। तो ये कह सकते हैं ये न तो अच्छा चालक होता है और न ही अच्छा कुचालक होता है। ये तो कह सकते हैं अर्धचालक न तो अच्छा चालक हो सकता है और न ही अच्छा कुचालक हो सकता है। लेकिन विशेष गुण के कारण, इसमें विशेष गुण कौन कौन से होंगे? विशेष गुण के कारण इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है।
अब विशेष गुण कौन सा है वो बताता हूँ। विशेष गुण क्या रहेगा, देखो इसमें विशेष गुण की बातें करें तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ये आप लोगों को मैंने जब भी प्रतिरोध का चैप्टर पढ़ाया था, शुरू में यदि सिलेबस शुरू किया था तो आपको प्रतिरोध ताप गुणांक पढ़ाया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाया था। तो वहां मैंने आपको बताया कि किन किन का प्रतिरोध टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक होता है, मतलब कि नेगेटिव होता है, और किन का पॉजिटिव होता है और किन का जीरो होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सभी चालक धातुओं को छोड़कर बाकी सबका नेगेटिव होता है। जैसे अर्धचालक होता है उसका नेगेटिव होता है, कुचालक होता है उसका नेगेटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब आपको बताता हूं। तो इसकी विशेषता क्या है, देखो इसकी विशेषता ये है, इसका गुण क्या है कि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव का मतलब क्या समझते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि चालक धातु हो, अर्धचालक धातु हो, कुचालक धातु हो, जिसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। कि जिसको गर्म करेंगे, गर्म करने से उसकी जो धातु होती है उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि घटता है तो नेगेटिव, और बढ़ता है तो पॉजिटिव, और कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह शून्य होता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसका क्या है, इसका नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि इसको गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा, मतलब कि इसके टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे, इसका टी बढ़ाएंगे तो इसका आर घटेगा। तो ये कह सकते हैं कि इसका आर किसका प्रतिरोध, इसके कुचालकार टेम्परेचर के विलोमानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रतिरोध घटेगा, ये बताया था। और बाकी जो धातु होते हैं, कौन कौन सी धातु होते हैं, ये दोस्तों आप यदि देखना चाहो कि किन किन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, किन का धनात्मक होता है, क्यों होता है, किस प्रकार से इसका प्रतिरोध घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, अच्छी तरीके से बारीकी से अध्ययन करवा रखा है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक का वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देख लेना जाके। ठीक है, एक तो ये था जिसको कह सकते हैं, देखो यदि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो क्या कह सकते हैं, ये एंटी पदार्थ होता है। गौर से देखना, ये एंटी है, एंटी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है ना, ऋणात्मक ये होता है। तो एंटी पदार्थ होते हैं, पीटीसी, सभी चालक धातु पीटीसी होते हैं, उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये एंटी पदार्थ होते हैं। ये तो बात है इनकी। अब देखो ये तो इनकी विशेषता है। फिर अर्धचालक का प्रयोग इसको मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों किया, इसकी एक विशेषता होती है। क्या एक विशेषता होती है कि इनमें अशुद्धि मिलाते हैं, कुछ भी मिलावट कर देते हैं तो इनका रेजिस्टिविटी, इनका प्रतिरोध तुरंत अचानक घट जाता है और कम हो जाता है। इसमें अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि आपको बताऊंगा अशुद्धि क्यों मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आगे बहुत सा अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वो बताएंगे आपको। तो क्या कर सकते हैं, इसमें मिलावट करवाएंगे। किसमें, इसमें मिलावट करते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं, इंप्योरिटी मतलब मिलावट, मिलावट करेंगे, मिलावट के द्वारा इनकी रजिस्टिविटी अचानक घट जाती है, अचानक कम हो जाती है। इसलिए इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करते हैं। मिलावट करके ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। अशुद्धि मिलाएंगे, डोपिंग करवाएंगे, डोपिंग के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता। डोपिंग मिलावट मिलाने को ही, इस अशुद्धि मिलाने को ही डोपिंग कहते हैं। डोपिंग बताऊंगा आपको, अशुद्धि अभी अपने किस प्रकार मिलाते हैं, कौन कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट नहीं बनता है। तो क्यों मिलाते हैं डोपिंग, क्योंकि इनका रजिस्टिविटी बहुत कम करनी है। रजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो धारा प्रभावित नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। इसलिए उनका गुण तो रहे अर्धचालक का, और लेकिन काम करे चालक की भांति, इसलिए उसमें डोपिंग करते हैं। ये आपको बताऊंगा। ये तो थी इनकी विशेषताएं। अब देखो एक विशेषता और बताऊंगा आगे, धीरे धीरे विशेषताएं बहुत हैं। ये लिए देखो, अब कहते हैं कि इसमें जो इसका परमाणु होता है अर्धचालक का, वो कैसा होता है, उसके परमाणु की संरचना देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि शुद्ध अवस्था में कितने अर्धचालक होते हैं। शुद्ध अवस्था में 2 ही अर्धचालक होते हैं, नाम लिखूंगा आपको मैं, कौन कौन से। एक होता है सिलिकॉन और एक जर्मेनियम होता है। शुद्ध अवस्था में अर्धचालक होते हैं, तो उनकी पहचान क्या होती है कि यही शुद्ध अवस्था में अर्धचालक रहेंगे, बाकी क्यों नहीं होते, बाकी और क्यों नहीं हुए। मैं आपको बताऊंगा कि 2 ही जो धातु हैं जो कि शुद्ध अवस्था में अर्धचालक के तौर पर पाई जाती हैं,
सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों, अभी बताता हूँ। वो देखेंगे उसके एटम की स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके अर्धचालक के परमाणु की संरचना के आधार पर देखते हैं कि अर्धचालक की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से वो अपना बॉन्ड बनाता है, वो देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और इस वीडियो के प्रति आपको समझ में नहीं आया, इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार व्यक्त हुए, आपके मन में कोई विचार क्रिएट होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर आपने ये नहीं बताया और हमें अच्छी तरह से समझ में आया नहीं। ठीक है, और यदि समझ में आ गया तो उसके बारे में बता कि बहुत अच्छा है कि समझ में आ गया है, आप इसी तरह पढ़ाते रहो। तो आप अपने कमेंट्स, आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर मतलब कि ऐड किया करो। ठीक है, तो आप देखते हैं अर्धचालक की संरचना कैसी होती है। क्या देखेंगे, अर्धचालक की संरचना। अर्धचालक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर, ये देखते हैं आज। अब देखो शुद्ध अवस्था में मैंने आपको बताया कि शुद्ध अवस्था में कितने अर्धचालक होते हैं, 2 होते हैं। चलो मैं नाम लिखवा देता हूं। शुद्ध अवस्था में लिखना, शुद्ध अवस्था में 2 ही अर्धचालक होते हैं, लिख लेना। एक होता है सिलिकॉन। अब क्यों होते हैं, कैसे इनकी पहचान करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो सिलिकॉन और दूसरा क्या है, जर्मेनियम। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पढ़ेंगे इन दोनों से ही बनते हैं, या तो सिलिकॉन से बनेंगे या जर्मेनियम से बनेंगे। अधिकतर किसके होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। क्यों होते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट पढ़ेंगे तब बताएंगे कि सिलिकॉन के ही क्यों बनाए जाते हैं, जर्मेनियम के क्यों नहीं बनाए जाते। इनमें भी कुछ अंतर होता है, लेकिन शुद्ध अवस्था में दोनों ही होते हैं। देखो जो भी 2 इक्विपमेंट कुछ तो अंतर होगा उनमें। ठीक है ना, अंतर क्योंकि नाम अलग अलग है, अंतर जरूर होगा। अंतर क्या होगा, जब आप देखोगे कि पीएन संधि बनाएंगे, डायोड बनाएंगे, ट्रांजिस्टर बनाएंगे, एम्पलीफायर बनाएंगे, जो भी डायोड है, ट्राइक है, और जो ये अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं, SCR है, इनको बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, इन दोनों से ही बनाएंगे। अब इन दोनों के अंदर क्या तो मिलाएंगे जिससे अच्छे चालक बन जाएंगे, वो बताऊंगा आपको। लेकिन क्या है कि ये 2 शुद्ध अवस्था में रहेंगे। अब इनको शुद्ध अवस्था क्यों कहेंगे, क्यों, इनके परमाणु की, किनके परमाणु की, इन दोनों के परमाणु की। तो कह सकते हैं शुद्ध अवस्था में अर्धचालक क्यों होते हैं, क्योंकि अर्धचालक के परमाणु, एटम, अर्धचालक के एटम परमाणु की बाहरी कक्षा में, लास्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए वही शुद्ध अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन, देखो अभी इनके अर्धचालक के जो परमाणु की लास्ट ऑर्बिट होती है, बाहरी कक्षा होती है, उनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी किसी में 4 नहीं होते हैं। दोनों में ही 4 मिलते हैं। किस किस में, देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम में। अब 4 रहेंगे तो शुद्ध रहेगा, और 4 के बिना रहेंगे तो कौन कौन से, तो अर्धचालक को देखो मैं आपको बताया कि 1 से लेकर गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, नहीं होते। तो 8 इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो कुचालक होता है, सबसे अच्छा कुचालक, शुद्ध अवस्था में कुचालक होता है। और जिसके परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। और जिसके परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो शुद्ध अवस्था में अर्धचालक होता है। 8 से अधिक नहीं होते हैं, ठीक है ना, 8 से अधिक नहीं होंगे। तो 8, तो कोई भी परमाणु होगा वो क्या चाहेगा कि उसके परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो अपना बंधन बना लेते हैं, वो हिलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं हिलेंगे तो धारा नहीं चलेगी। ये इलेक्ट्रॉन हिलने वाला नहीं है, ये चल सकते हैं, ये आसानी से घूम सकता है। एक है ये घूम जाएगा, ये आसानी से चल जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा चलेगी, इलेक्ट्रॉन की गति होगी तो धारा चलेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चलने, मूवमेंट करने वाले नहीं होते हैं। तो कोई भी परमाणु होता है वो यही चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वह भी अपने आप में संतुष्ट हो जाए। तो संतुष्टि सबको चाहिए, संतुष्टि पूर्वक जवाब चाहिए। संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वह असंतुष्टि के कारण वो भटकता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है, जिसके अंदर इनके इलेक्ट्रॉन भटकते रहते हैं, धारा चलती रहती है। इनके इलेक्ट्रॉन संतुष्ट हो गए, इसके अंदर यहाँ धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है। ये तो थी बात इनकी। तो इनकी पहचान क्या होगी कि जिस पदार्थ के परमाणु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो शुद्ध अवस्था में अर्धचालक कहलाएगा, ठीक है। ये तो थी बात इनकी।
अब आपको ये बता दिया कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक नहीं होंगी, ये भी बताऊंगा कि लास्ट ऑर्बिट में 8 से अधिक नहीं है, तो अर्धचालक में 8 पहुंचने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी संरचना कैसी होती है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। आप समझ लो, जैसे ये कोई एटम है, ये ले लिया, और इसके पास ही दूसरा एटम ले लेते हैं, एक दूसरा परमाणु ले लेते हैं। मैं अर्धचालक की संरचना बताता हूँ, और इसके पास ही माने क्योंकि जैसे आपको बताऊँ, जैसे ये कोई पदार्थ है तो एक तो परमाणु है नहीं, इसके अंदर असंख्य परमाणु है, तो मैं सभी तो नहीं दिखा सकता आपको, तो लेकिन 2 4 5 6 दिखा सकता। जैसे ये हो गया, एक एटम ये है, इसके पास ले लेते हैं, एक एटम ये है, एक ये है, इसके पास दूसरा रख देते हैं। चलो इसके पास दूसरा रख दिया, इसके पास एक और ले लेते हैं। बहुत से एटम होते हैं ऐसे, इसके पास एक और ले लिया, और चलो इसके पास एक और ले लेते हैं। ये 6 एटम दिखाते हैं, 4 या 6 जो दिखा दिया। अब देखो ये एटम की नाभिक है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो आपको पता है, चलो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। चलो सिलिकॉन का ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लेते हैं। किसका परमाणु लिया है, सिलिकॉन का। क्यों कि इसके परमाणु की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि नाभिक में कौन सा आवेश है, नाभिक पे पॉजिटिव आवेश है, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जिसपे पॉजिटिव आवेश होता है। और यहाँ क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इसके परमाणु की बारीक कक्षा में, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, अर्धचालक है। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन लिए। चलो 4 इलेक्ट्रॉन मैं आपको दिखाता, तो प्रत्येक परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पीछे भी परमाणु, यहाँ भी आगे परमाणु, सब परमाणु। मैं आपको इतने दिखाया आपको मैंने। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सब में 4 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब देखो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वह संतुष्ट हो जाए, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये भी क्या करेंगे, देखो ये कैसे बनाएंगे, आप गौर से देखोगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ ये बंधन बना लेगा, ये बंधन, इसके साथ ये बंधन बना लेगा, इसके साथ ये बंधन बना लेगा, और इसके साथ ये, इसके साथ ये, और इसके साथ ये बना लेगा। ये ऐसे बंद एक ग्रुप बना लेंगे। अब देखो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, ये भी अपना आप संतुष्ट हो जाएगा, ये भी संतुष्ट। इस प्रकार से ये अपने आप में एक बंधन बना लेंगे, एक बंध बनाएंगे, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है। आपस में संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलकर बंध बना लेंगे, और ऐसे इनकी संरचना होती है। किस प्रकार होती है, संरचना होती है। अब देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, ये क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, तब तक धारा नहीं चलेगी, क्योंकि ये बंधन बना के बैठे हैं। ये क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ये चलने वाले नहीं, इसलिए कहता है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, एक बंध बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बंध। ये केस का नाम क्या है, ये अपने पास है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी मान लो या सहसंयोजक मान लो, एक ही बात है। सहसंयोजक आपको सहसंयोजक बंध होता है, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इसने। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक प्रकार से जुट हो गए और हिलने वाले नहीं हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये प्रत्येक जो अर्धचालक होता है उसके परमाणु आपस में क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये चलने वाले नहीं होते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड के कारण अर्धचालक, प्रत्येक परमाणु की अर्धचालक की जो बाहरी कक्षा आती है वो 8 इलेक्ट्रॉन का अनुभव महसूस कर लेती है। 8 इलेक्ट्रॉन का अनुभव महसूस किया, क्योंकि पीछे 2 यहाँ मिलेंगे, 2 यहाँ मिलेंगे, 2 ये हैं, 2 ये हैं। एक परमाणु की 8 बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन का अनुभव हो गया है नहीं, लेकिन अनुभव हो गया। अर्धचालक की संरचना ऐसी होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल संरचना होती है। किसकी, इसकी संरचना क्रिस्टल होती है। अर्धचालक की संरचना क्रिस्टल होती है, जिसको बोलते हैं जालीय संरचना होती है। अर्धचालक की संरचना कैसी है, जालीय संरचना है। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये अर्धचालक का है। अब आपको पता है क्या इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और आपको पता है जहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहां विद्युत धारा नहीं चलती है। ये आप समझ गए। तो अब क्या करेंगे, इनको आप लोगों ने बैंड थ्योरी देखी होगी, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बैंड थ्योरी पढ़ाई थी। बैंड थ्योरी में क्या पढ़ाया था आपको याद होगा, ध्यान होगा, मैं आपको दिखाता हूँ बैंड थ्योरी क्या था। देखा, ये था यहाँ पे, ये एनर्जी लेवल था, ये ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल था। और यहाँ पे आप लोगों को बताया था मैंने, ये कौन सा है, देखो ये एनर्जी लेवल 0 था, इधर प्लस की तरफ था, इधर माइनस की तरफ था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन थे, आपको मैंने बताया था, याद होगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन थे। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसको मैंने बताया था ये कौन सा बैंड है, ये कौन सा, ये वैलेंसी बैंड है। ये यहाँ से वैलेंसी बैंड,
और यहाँ पे क्या दिखाया था मैंने आपको याद होगा, देखा होगा, यहाँ पे लाके ये, इसमें कौन सी इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन सा है, ये कंडक्शन बैंड है। याद होगा आपको। और ये जो लेवल बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो मार्जिन बच गया, ये मार्जिन, ये यहाँ तक का, ये कौन सा था, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप था। फॉरबिडन एनर्जी गैप था, जिसको बॉन्ड गैप बोलते हैं। बैंड गैप होता है, ये बैंड, दोनों बैंड में गैप है। ये था यहाँ पे, मैं आपको बताया था। तो अब देखो यहाँ अर्धचालक का देखिए, अर्धचालक की बात करें यहाँ पे, ये अर्धचालक की, तो अर्धचालक देखो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अर्धचालक के नॉर्मल कंडीशन में, एक आदर्श अर्धचालक की बात करें, एक आइडियल सेमीकंडक्टर की बात करें, तो आइडियल सेमीकंडक्टर में उसके कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कोई तापमान नहीं दिया, कोई हीट एनर्जी नहीं दी आपको। मैं ये स्ट्रक्चर था इसका, कहाँ तक ये था, ये, इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने पर, 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कह सकते हैं एक आदर्श, क्या, आदर्श अर्धचालक में, आदर्श अर्धचालक के कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में 0 डिग्री केल्विन या सेंटीग्रेड पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे, जो यहाँ से ये 2 + 2, यहाँ से +4, यहाँ से चलेंगे तो ये -2, यहाँ से ये क्या है, एनर्जी लेवल है, जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। मैं आपको बताया था एनर्जी लेवल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाते हैं। देखते तो बात इसकी। अब देखो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, नोट लगाने वाली बात आ गई। एक तो सबसे बड़ी एक रीजन निकल के आ गया, 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री तापमान पर कोई भी अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है इन लोगों ने, इन सभी ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और एक 8 इलेक्ट्रॉन का अनुभव कर लिया। ये हिलने वाले नहीं है यहाँ से, तो यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये क्या कहेंगे, एक अर्धचालक हो गया। तो कह सकते हैं, नोट लगाने की बात आ गई कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पर एक अर्धचालक कुचालक की भांति कार्य करता है, कुचालक होता है। अर्धचालक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन पर कुचालक होता है, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अब देखो, इसको थोड़ा सा हीट एनर्जी देते हैं, इसको एनर्जी लेवल देते हैं, ये हीट एनर्जी देते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया कि अर्धचालक कितने होते हैं, 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, एक तो सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम। तो कितनी हीट एनर्जी देने से ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। कितने देंगे, मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश दे देता हूँ कि एक तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपको मैंने नाम लिखा है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। 2 नाम लिखा है कि शुद्ध अवस्था में 2 होते हैं। तो जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों हैं, इनको इतने दी एनर्जी मिल जाती है, यहाँ से इतनी एनर्जी मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी हीट एनर्जी दे देते हैं इसको। तो ये सारे ये बैंड है ना, ये जो अपना ये सहसंयोजी बंध, ये टूट जाएंगे, यहाँ से टूटेंगे। देखो अब एक बैंड, मानना कि एक बैंड टूटता है और बैंड टूटते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एक बैंड टूटा और टूटते इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बाहर आएगा यहाँ। चलो ये बैंड टूट गया, यहाँ आ गया, ये बैंड टूट गया, यहाँ आ गया। तो एक एक बैंड टूटते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के बाहर आ जाएंगे, यहाँ बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन, माना कि ये आ गए। तो यहाँ से लास्ट ऑर्बिट में से बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन टूटा और बाहर आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बोलो, थोड़ी सी हीट एनर्जी दी, सिलिकॉन को कितने देंगे, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे और जर्मेनियम को 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आ गए तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के निर्माण होते क्या कर सकते हैं, अब ये चालक की भांति कार्य करना लग जाएगा। पहले क्या था, अर्धचालक था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या था, कुचालक था। अब क्या हो गया, एक प्रकार का अर्धचालक नहीं, अब एक चालक की भांति कार्य करने लग जाएगा। कब, थोड़ा सा गर्म करते ही। अब बताओ, थोड़ा सा गर्म किया, फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ। अब मान लीजिए कि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये एक जगह खाली बच गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बैंड था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये जगह खाली बच गई यहाँ पे। तो ये जगह खाली बच गई, उसको तो कहते हैं होल खाली बच गई, उसको कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ गया, उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बोलो, 2 चीज़ों का निर्माण हुआ, हो गया ना। तो इसलिए अर्धचालक
जो नॉर्मल तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर अर्थात बहुत कम मात्रा की हीट एनर्जी दी जाए तो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हीट एनर्जी दी जाए या इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जाए, हीट एनर्जी दी जाए तो ये बैंड, जो सहसंयोजी बैंड है, जो बॉन्ड बना रखा है, बैंड टूट जाते हैं, टूट जाएंगे। अब टूट गए, मान लीजिए कि टूट गए तो क्या होगा, टूटने से क्या होगा, देखो दो चीजों का निर्माण होगा। एक तो होल बच जाएगा, क्यों भाई ये जगह खाली हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये बाहर आ जाएगा, बैंड टूट गया, बैंड में से एक इलेक्ट्रॉन, एक जगह खाली होगी, तो जगह खाली होगी उसको तो कहेंगे होल, और जो इलेक्ट्रॉन टूट कर बाहर आ गया, निकल के बाहर आ गया, वो कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। तो क्या होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड जो टूटता है, देखो क्या लिखेंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड बैंड टूटता है। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन है, मैंने आपको जो माइनर चीज पढ़ाई ना, ये यूपीपीसीएल की बात करें तो वहां आता है, डीएमआरसी की बात करें तो वहां भी प्रश्न छुपते हैं कि यदि अर्धचालक का कोवलेंट बॉन्ड टूटता तो क्या होता है, अर्धचालक का हीट एनर्जी देने से कोवलेंट बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने से कोवलेंट बॉन्ड टूट जाता है। मैंने आपको नाम लिखा दिए, लिखाए हैं, काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता ही नहीं है, तो ध्यान कैसे आएगा उसको, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ते हैं, उनको ध्यान नहीं आता है। अपन तो दोनों का बारीकी से अध्ययन करते चले जाएंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो आपके मन में ये विचार न हो कि सर ये क्वेश्चन हमें आया नहीं, क्या सर ने हमें पढ़ाया नहीं, या हमें बेफालतू में और हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल गौर से, मायने से, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटे आपके दिमाग से कि आप उसके बारे में अनजान हो। ठीक है, तो एक कोवलेंट बैंड टूटता तो क्या होता है, एक होल होता है, एक होल व एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, ऐसे कर लेते, निर्माण होता, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो चालक बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फ्री इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं, अब एक चीज देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही, क्योंकि विद्युत धारा कहां प्रवाहित होती है, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह सबसे अच्छा चालक कहलाता है। गुण तो क्या है अर्धचालक के, गुण क्या है अर्धचालक के, लेकिन काम क्या कर रहा है, चालक का, इसलिए ये विशेषता है, इसके कारण उसको इलेक्ट्रॉन के क्षेत्र में अधिक प्रयोग करते हैं। इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो और अच्छे से अच्छा चालक बना सकते हैं। अशुद्धि मिलाएंगे किस प्रकार की, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 5 वाले मिला देंगे, 3 की मिला देंगे, होल का निर्माण कर लेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक कर लेंगे, लेकिन गुण तो रहेंगे अर्धचालक की, लेकिन काम किसका करवाएंगे, चालक का करवाएंगे, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अधिक प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया कि अर्धचालक को याद रखना 0 डिग्री केल्विन पर, इसमें देखो 0 डिग्री केल्विन था तो यहाँ खाली था, ये क्या है, खाली है, कब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर खाली था, 0 डिग्री केल्विन पर ये खाली है, लेकिन हीट एनर्जी दी 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नॉर्मल तापमान दिया, रूम टेम्परेचर जो होता है अपन जो सहन कर पाते हैं उतना तापमान देते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन आते ही क्या बन जाएगा, चालक बन जाएगा। ये क्यों कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आया और ये चालक बन गया, यहाँ से पार करके चले जाएंगे, कितनी एनर्जी मिलेगी यहाँ से, इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये 0.7 तो इसमें जर्मेनियम के लिए देनी पड़ेगी, 1.1 इसके लिए देनी पड़ेगी, तो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप में से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इनको एनर्जी लगेगी, हीट एनर्जी दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये चालक बन गया, हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं कि इनको तापमान दिया, देखो तापमान बढ़ाया, कब कहाँ से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ाया, बोलो बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, यहाँ बढ़ाया तापमान, बढ़ाया तो क्या हुआ, कोवलेंट बैंड टूटा कि नहीं टूटा, कोवलेंट बैंड टूटता है, टूटा तो क्या होता है आप लोगों को पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवलेंट बैंड टूटने से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे तो धारा चलेगी तो कह सकते हैं कि अब एक दूसरा रीजन और देखते हैं कि धारा चलती है तो क्या होता है, देखो यहाँ से तापमान बढ़ाते हैं, देखो, और फ्री इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहां रेजिस्टिविटी का मान कम होगा। पहले इसका देखो, पहले चालक था तो उसका, क्योंकि चालक का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, चालक का प्रतिरोध कम होता है। अब ये चालक की भांति करेगी या प्रतिरोध घट गया तो क्या कह सकते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी घट जाएगी, क्या इसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टिविटी को दर्शाते हैं रो से, रेजिस्टिविटी घटेगी, तापमान बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी घटेगी,
और रेजिस्टिविटी घटेगी तो आपको पता है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये कंडक्टिविटी सिग्मा से दर्शाते हैं। कंडक्टिविटी को मैंने आपको इसलिए पिछले वीडियो पढ़ा था, सिग्मा से दर्शाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो तापमान बढ़ाने से कोवैलेंट बैंड टूटेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा और होल का निर्माण होगा, और जिसमें रेजिस्टिविटी घटेगी और किसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो धारा का मान बढ़ेगा और धारा का संचालन हो जाएगा। इसीलिए तो इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या है, ये रो है, विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसकी इकाई ओम मीटर होती है। ये क्या है, सिग्मा का, सिग्मा सिंबल क्या है, विशिष्ट चालकता है जिसकी इकाई साइमन प्रति मीटर होती है। ये तो था आपका। इसमें क्या है कि इसमें एनर्जी, ये बैंड कब टूटता है, कितने एनर्जी बैंड होते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताया। अब देखते हैं चालक किस प्रकार से गति करता है और होल किस प्रकार से गति करते हैं, वही तो देखा जाएगा। क्योंकि एक डिप्लेशन लेयर बनेगी, पीएन संधि का निर्माण करेंगे। पीएन संधि क्या होगी, पी टाइप क्या होगा, एन टाइप क्या होगा, वो इन्हीं के आधार पर तो निर्माण होता है कि होल होंगे वो कौन सा होगा। जिसमें होल की संख्या ज़्यादा होगी वो कौन सा चालक कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वो कौन सा चालक कहलाएगा। ये तो बता, इसीलिए तो आगे इस अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे। इसलिए छोटे छोटे बातें जब पढ़ते चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड बिल्कुल नहीं होगी। अब क्या पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन का चालन कैसे होगा और होल का चालन कैसे होगा, वो देखते हैं किस प्रकार से धारा को प्रभावित करवाते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि यही है ना, यही अपना एक अर्धचालक की संरचना की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपको एक अलग से चित्र बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, यहां से बना देता हूँ। देखो दो डायग्राम और बना देता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखो जैसे एक तो ये लिया, एक तो ये ले लिया, ये क्या लिया, एक अर्धचालक ये ले लिया, और एक और ले लेते हैं। देखो जिसमें होल दिखाता हूं आपको मैं, ये ले लिया, ठीक है। अब यहां देखो इसके नाभिक में क्या है, जैसे सिलिकॉन का ले लेते हैं, जैसे सिलिकॉन का ले लिया, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, और ये भी सिलिकॉन का ले लिया, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु लिया है। सिलिकॉन मतलब कि ये अर्धचालक है, इसके एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये चार इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चार इसमें रहेंगे, ठीक है ना, चार इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पेन कम चल रहा है, चार इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, चार इलेक्ट्रॉन ये चार इलेक्ट्रॉन, ये चार इलेक्ट्रॉन इसमें, चार इसमें है। चार इलेक्ट्रॉन परमाणु की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन, तभी तो अर्धचालक होगा ये। देखो इसने इसके साथ बैंड बनाया, इसके साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ इसने ये सब ने आपस में बना लिया और 8 इलेक्ट्रॉन का अनुभव कर लिया। अब इसको हीट एनर्जी देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ आता, देखो ये आया, ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कब इसको हीट एनर्जी दी। अब मान लीजिए कि आप गौर से देखोगे, यहाँ से हीट एनर्जी दे के ये है, ठीक है। अब मैं इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के मध्य लगाता हूँ हर चालक को, ये पॉजिटिव, ये यहाँ क्या लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, यहाँ नेगेटिव लगाते हैं, और दोनों के बीच में लगा दिया। ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि देखो आपको पता कि फ्री इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनों की गति लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की होता है, माइनस से प्लस की ओर होती है, और धारा की गति प्लस से माइनस की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक धारा की गति होती है, और इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। तो ये चलेंगी फिजिकली। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं फिजिकली। इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन फिजिकली चलते हैं, फिजिकली चलेंगे, यहां से इस प्रकार गति करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो कैसे चल गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए पूछा जाता है कि फ्री इलेक्ट्रॉनों का चालन कैसे। यह है चालन किसका, इलेक्ट्रॉन का चालन, फ्री इलेक्ट्रॉन का चालन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का चालन है। कैसे होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का चालन कैसे हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन का चालन लो पोटेंशियल की माइनस से प्लस की ओर फ्री इलेक्ट्रॉनों का चालन होता है, एक तो याद रखना। फिर देखते हो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम के आ गया तो ये होल खाली होगा, यहाँ पे होल खाली होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बैंड ये टूटेगा, उसके बैंड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, ये यहाँ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक होल भरेगा दूसरा खाली हो जाएगा, एक होल भरेगा दूसरा खाली हो जाएगा, एक होल यहाँ से, तो इस प्रकार ये होल इसको भरेगा ये खाली हो जाएगा, इसके पीछे आएगा ये खाली हो जाएगा, इसके ये होल भरेगा ये खाली हो जाएगा। तो अब क्या होगा, होल आगे से आगे एक एक पूर्ति कर दिए, एक एक होल में एक एक इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, अगले अगले एक एक होल बनते जाएंगे, तो बैंड टूटते जाएंगे। क्योंकि इसको हीट एनर्जी दे रखी है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रखी है, तो क्या होगा, बैंड टूटते जाएंगे और होल का निर्माण होता जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता जाएगा। तो होल का भराव मान लीजिए है, या होल का चालन कैसे है, होल का चालन होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है,
ठीक है, ये तो थे आप लोगों का कि होल का चालन कैसे होता है। तो दोस्तों आगे क्या करेंगे, देखो आगे पढ़ेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं, याद रखें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाते हैं, तो ये जो होल का निर्माण हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ से जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके परमाणु की बारीक है, कोई अर्धचालक लगते हैं शुद्ध अवस्था में अर्धचालक लिया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और अशुद्ध अवस्था में अर्धचालक होंगे वो 3 वाले भी होंगे जिसके परमाणु की बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 5 होंगे, तो 5 वाले को 3 में मिला दिया जाए तो 4 के साथ मिल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, अच्छे से अच्छा चालक बन जाएगा। गुण किस करेंगे, अर्धचालक करेंगे, काम क्या करेगा, चालक का करेगा। यदि 4 इलेक्ट्रॉन जिसके परमाणु की बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और जिसके परमाणु की बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 वाले को 4 में मिला देंगे तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे, एक होल बच जाएगा। वो होल क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन घुसेंगे, चालन हो जाएगा धारा का, वो भी क्या रहेगा, एक अच्छा चालक की भांति कार्य करेगा, लेकिन गुण क्या करेंगे, अर्धचालक करेंगे। इस प्रकार इनका होल का चालन करते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का चालन करते, होल का निर्माण करते चले जाएंगे, होल का चालन करते चले जाएंगे, तो एक अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट बना सकते हैं, इसको बोलते हैं पी अनुसंधि का। तो ये होल का निर्माण किया, इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया, फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो इन दोनों के आधार पर अर्धचालक 2 प्रकार के हो जाएंगे कि पी टाइप हो जाएगा और एक एन टाइप हो जाएगा। तो अगले वीडियो में पी और एन टाइप पढ़ेंगे, पी और एन टाइप पढ़ेंगे कि पी और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, किन प्रकार उसका निर्माण करते हैं और किस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का निर्माण किया जाता है। जैसे पी एन संधि होती है, डायोड होता है, रेक्टिफायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, वो इनके आधार पर होता है, पी एन संधि के आधार पर ही होता है। तो दोस्तों ये तो थे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन का चालन या फिर होल का। दोस्तों एक चीज़ और समझ में आ गई, होल को कहते क्या, हमने आपको बताया, ये होल है, ये होल जो निर्माण हुआ उसको कहते हैं कोटर। होल को कोटर कह सकते हैं, वीवर कह सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताया नहीं, हिंदी शब्द है। तो ये तो थी आपका आज क्या था कि अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर का मैंने निर्माण पढ़ाया आप लोगों को। तो जहां होल का निर्माण होगा और जहां फ्री इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, ये कह सकते हैं हीट एनर्जी देते ही इसका प्रतिरोध घट जाएगा, रजिस्टिविटी घटेगी, प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी, धारा का मान बढ़ेगा और ये एक अच्छे चालक की भांति कार्य करने लग जाएंगे और ये रहेंगे लेकिन अर्धचालक ही। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में सिर्फ अर्धचालक का ही प्रयोग किया जाता है, अपने इस इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि अर्धचालक की सेमीकंडक्टर की संरचना कैसे थी, जालीय संरचना थी, किस प्रकार इसने कार्य किया और किस प्रकार इसका प्रतिरोध घटा और चालकता बढ़ी, ताकि अगली वीडियो में आपको कुछ समझ में आने में देर ना लगे और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मान लो या इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी का बारीकी से अध्ययन करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए आज ही डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आप किसी प्रकार के एग्जाम देने जाओ तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं और अपनी सफलता आसानी से प्राप्त कर सको। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।